Hello students, welcome back. Now we are on the part 3 and in part 2 we studied Newton's first law and in this part 3 we are going to continue with the second law. तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ लिया है. अब हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ने जा रहे हैं. तो न्यूटन के आपने जैसा कि आपको बताया गया था कि न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ बनाया उस लॉ से उसने ये बता दिया कि भाई मोमेंट ऑफ ये जो इनर्शिया का जो बेसिक लॉ है उसको आप फोर्स से चेंज कर सकते हो. तो लोग ये जानना चाहे कि फिर फोर्स क्या है. तो फोर्स के उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा जो लॉ बनाया, उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज फोर्स अप्लाइड. यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप इस चीज़ को पहले ही समझिए. मोमेंटम याद कीजिए कि मोमेंटम क्या होता है. आपने पढ़ रखा है कि मोमेंटम के बारे में कि जो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम कहलाता है, या जिसको हम लोग सिंपली मोमेंटम कहते हैं. तो बेसिकली मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन अ लीनियर मोशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. तो अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है या तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा. और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मोशन में, क्योंकि मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा मोशन उतना ज़्यादा हो सकता है बॉडी में, लेकिन डिपेंड करता है कि मास के ऊपर भी डिपेंड करता है सारा कुछ. तो मोमेंटम बेसिकली एक टर्म है जो हम लोग अब यहाँ पर जान रहे हैं, नया टर्म है, और हालांकि पहले भी हम लोग छोटे क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं. तो मोमेंटम जैसा कि हमने आपको बताया एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब न्यूटन कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम जो चेंज होता है वो उसके अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि अगर आप किसी बॉडी पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स आप बाहर से डालेंगे उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा चेंज होगा, और अगर आप बाहर से कम फोर्स डालेंगे तो मोमेंटम में उतना ही कम चेंज होगा. तो बेसिकली पहले मोमेंटम आपको याद आ गया होगा. मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और न्यूटन कहते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, विच मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो किस पर डिपेंड करेगा? फोर्स पर डिपेंड करेगा. तो ये बातें यहाँ पर यही दी हुई हैं. अब ये चीज़ हम लोग आगे बढ़ाएंगे. तो ये तो मोमेंटम के सारे यूनिट्स दिए हुए हैं. तो मोमेंटम के बारे में दिया हुआ है कि अगर मास कांस्टेंट होता ही है तो ऑब्वियसली मोमेंटम को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, क्योंकि आप मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? मास इनटू वेलोसिटी. तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इनटू मास इनटू वेलोसिटी, एंड व्हाइल वी नो दैट मास इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी. तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा. तो इसके लिए एक रिलेशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है अगले पेज पे, लेकिन हम थोड़ा आगे करके आपको पहले दिखा देते हैं कि ये जो हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं इसको हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो एम वी माइनस एम यू, एम वी फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू इनिशियल मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को निकालने का फार्मूला है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम. तो एम वी माइनस एम यू बाई टाइम. तो एम कॉमन है, यानी कि मास फैक्टर तो है ही नहीं. मोमेंटम को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इफेक्ट करने वाला तो वेलोसिटी है. तो m इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हो जाता है. तो वही वे बाद में रिप्लेस करके इसको हम लोग a यानी कि एक्सेलरेशन में ले आते हैं. तो ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है. वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग वापस इस टॉपिक पर आते हैं. तो यही बातें यहाँ पर समझाई गई हैं. अब मोमेंटम जो है उसको जानने के साथ साथ दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं. ये फिगर 1.6 में जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है कि यदि वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड से कम हुआ तो मास कांस्टेंट मेंटेन करता है. ये बात ध्यान से समझिएगा. छोटा सा बात है लेकिन इसको ध्यान समझ लेना है. एज पर द फिगर 1.6, if the velocity is less than 10 to the power 6 meter per second, the mass tends to be constant. But once the velocity becomes, यहाँ तक constant है, but once the velocity gets greater than 10 to the power 6 meter per second, then the mass tends to increase and this behavior remains till infinity. Similarly, in figure 1.7 आपको देखने को यही मिलता है. मोमेंटम और वेलोसिटी का रिलेशन कि अगर वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 तक है तो बिल्कुल लीनियर है, और जैसे ही वेलोसिटी 10 टू द पावर 6 से ज़्यादा है, कम था तो लीनियर था, और उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ करता है. यानी कि मोमेंटम
वेलोसिटी के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा टिल 10⁶ मीटर पर सेकेंड, आफ्टर दैट वो रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ एक ट्रेंड्स हैं। अब मोमेंटम का फार्मूला निकालने के लिए जो आपको समझा रहे थे वही आएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी डेल्टा mv बाई डेल्टा टी। और इस फार्मूले को निकालने के लिए आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो यही आएगा, डेल्टा p बाई टी इज इक्वल टू ma। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए यहाँ पर आ गया ma। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट k लिया गया है, लेकिन अगर मास 1 kg सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज लिए जाएं, फोर्स का 1 यूनिट लिया जाए, मास 1 लिया जाए, एक्सेलरेशन 1 मीटर लिया जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाए, तो k का वैल्यू 1 रहता है। चूंकि यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसका फार्मूला ma है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ यही है कि फोर्स अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट k डाला गया, पर चूंकि उसका मान 1 है तो सिंपल F इज इक्वल टू ma हो जाता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट डेरिवेशन का ये वाला मेथड से ज़्यादा बेहतर मेथड ये है, यू गो विद दिस वन, इट विल बी गुड। इसके अलावा फोर्स और एक्सेलरेशन ग्राफ भी दिखाया गया है कि जितना ज़्यादा ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है, F इज इक्वल टू ma वाला ये जो रिलेशन है ना, ये ma वाला ये जो रिलेशन है, इसमें से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी निकाल दो तो बच जाए, कांस्टेंट निकाल दो तो बच जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। और आप इसको इस रिलेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि a इज प्रोपोर्शनल टू F बाई m। तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला, ये आपको नीचे काम दे रहा है कि ये साफ बता रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी कि आप जितना फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन उतना बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेटेड है, फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेटेड है। आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो ये प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। जबकि आप अगर देखोगे तो मास के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। इन्वर्स का रिलेशन क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा भारी होगा एक्सेलरेशन, वो कॉमन सेंस वाली बात, जितना ज़्यादा वो चीज़ भारी होगी उसका मास उतना ज़्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन उतना कम होगा। तो ये जो है ये पूरा न्यूटन्स का लॉ है, सेकेंड लॉ। बाकी इम्पल्स सिंपल है, वो एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ फोर्स है। इसके अलावा न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स, ये बहुत इजी लॉ है, आई नो एवरीबडी इज नोइंग इट, कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितनी मात्रा में आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे बदले में बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बस उसकी डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज। फिर बेसिक यूनिट्स पर आ जाते हैं। उसका बेसिक CGS यूनिट डाइन है, और 1 न्यूटन उसका SI यूनिट है, और न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशनशिप है 10⁵ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। जानिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ सकता है। और F इज इक्वल टू ma होता है, लेकिन ग्रेविटेशन के फॉर्म में F इज इक्वल टू mg लिखते हैं। वैसे भी कॉमन ही बात है ना, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू a होता है, तो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू, वो एक्सेलरेशन होता है, और ये g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट अल्टीमेटली दोनों क्या है, F इज इक्वल टू, आई मीन टू से F इज इक्वल टू ma है। not having a digital pen, so I am not able to write right now. Okay, so F is equal to ma में basically I am trying to explain that a is acceleration and g is acceleration due to gravity, but ultimately they are acceleration, so they can be interchanged. So in the case of gravity, we did not write F is equal to ma, we can write F is equal to mg. kgf is in the case of MKS system, the value will be 9.1 kgf is equal to 9.8 Newton, और CGS में हो जाएगा ये 980 dyne. So this is all about the units. Equation of motion we already know, तीन होते हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. So here it comes the first exercise. ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाता है, आप इसको सॉल्व कीजिए। बनाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई दिक्कत हो बनाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हम लोग से ज़रूर पूछिए। आज का अगला और लास्ट टॉपिक है दो तरह के मोशन, ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सीधी सी बात है कि जब फोर्स बॉडी में मोशन इंड्यूस करे अलोंग द स्ट्रेट पाथ, तो जब फोर्स आपको स्ट्रेट पाथ पर मूव कराता है तो वो ट्रांजिशनल मोशन है, और अगर फोर्स आपको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराता है
तो रोटेशनल मोशन है। ये दोनों बातें याद रहेंगी। द फोर्स विच इंड्यूसेस द मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ इज नोन एज ट्रांजिशनल मोशन, और द फोर्स विच इंड्यूस द मोशन अलॉन्ग द रोटेशनल सर्कुलर पाथ इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। और इसके अलावा आप जो इस चीज़ को देखेंगे, उसके अलावा एक टर्म हम लोगों को पढ़ना है टॉर्क, यानी कि मोमेंट बेसिकली होता है टर्निंग। तो टर्निंग फोर्स इज नोन एज टॉर्क। एक नया टर्म आप पढ़ने वाले हैं टॉर्क, जिसका सिंबल है टाउ। सो व्हाट इज दिस टाउ? टाउ इज द सिंबल ऑफ टॉर्क। एंड व्हाट इज दिस टॉर्क? टॉर्क इज ए टर्निंग फोर्स। याद रखिएगा, यही चीज़ अगली क्लास में हमें पढ़ना है। व्हाट इज टॉर्क? Torque is a turning force. So this is from point from where we will start in the next class, next video. So keep revising. In case you have any issues, do not hesitate to ask. And this is for today. Thank you for joining the classes. Thanks a lot.